दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है जब अवनी एक पार्टी में अपने नए दोस्त से मिलती है। माहौल खुशनुमा है, पर जैसे ही दोनों करीब आने वाले होते हैं, अवनी एक अनजानी सी बेचैनी महसूस करती है और वहाँ से निकल जाती है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे 3 अजीब से बैग दिखते हैं। क्यूरियोसिटी में वो एक बैग खोलती है और उसमें लाश देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो डर के मारे भागती हुई घर पहुँचती है। घर में पहुंचते ही उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ में आता है कि उसकी माँ जो बीमार है शायद मदद चाह रही है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि उसकी माँ ने खुद को एक अलग कमरे में रखा है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अवनी अपने पापा की तलाश में उनके कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन हर जगह सामान बिखरा हुआ देखकर उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। जैसे ही वो उनके कमरे के पास पहुँचती है, दरवाजे की कुंडी पर उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। अचानक ही माँ के कमरे से एक धमाके की आवाज आती है। फिर एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि अवनी की माँ की मौत 10 महीने पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अवनी को अब यह महसूस होता है कि उसकी माँ की अच्छी तरह देखभाल नहीं हो पाई थी और इसी गिल्ट में उसने खुद को हर्ट करना शुरू कर दिया था। पापा के पास अवनी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल में अवनी की याददाश्त पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। डॉक्टर ने जब देखा कि अब अवनी ठीक हो रही है तो उसे अस्पताल से जाने की अनुमति दे दी। अपने कमरे में लौटते ही वो सामान पैक करने लगती है कि तभी उसके पापा उसे विदा करने पहुँच जाते हैं। जाते वक्त अस्पताल का एक और मरीज उससे बात करना चाहता था, लेकिन अवनी उसे अनदेखा कर देती है। घर पहुंचते वक्त उसके पापा उसे एक किताब देते हैं जो उन्होंने हाल ही में लिखी थी और उसमें अवनी और उसकी बहन के नाम भी होते हैं। घर में पहुंचने पर अवनी को पता चलता है कि गोदी की मरम्मत हो गई है और वो उसकी जांच करने के लिए जाती है। दरवाजे की दरार से झांकते हुए उसे उस दिन का विजुअल दिखाई देता है जब उसकी माँ की मौत हुई थी। वहाँ उसकी बहन भी आ जाती है और दोनों नदी के किनारे बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ये भी साफ होता है कि उनकी सौतेली माँ असल में उनकी नैनी थी और माँ के देहांत के बाद उनके पिता और नैनी एक दूसरे के करीब आ गए थे। इस बातचीत में बड़ी बहन गुस्से में आकर कहती है कि उसने अवनी को कई लेटर भेजे थे, लेकिन अवनी ने कभी जवाब नहीं दिया। अवनी हैरान होती है क्योंकि उसे कोई भी लेटर नहीं मिला। उन्हें अंदेशा होता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर अवनी को वो लेटर नहीं पहुँचने दिए। अवनी की बड़ी बहन को समझ आ जाता है कि उनके पापा ने शायद लेटर्स को रोक दिया था। घर लौटने पर अवनी अपनी सौतेली माँ को खाना बनाते हुए देखती है और उसकी सौतेली माँ उससे वादा करती है कि अब वो उसे अपनाने की पूरी कोशिश करेगी। स्टोर रूम में अवनी को एक ब्लैक बोर्ड मिलता है, उसके साथ एक घंटी और अपनी माँ और पापा की फोटो मिलती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द झलकता है। रात में उसकी बड़ी बहन खेलने आती है और अवनी के हाथ में घंटी देखकर गुस्से में उसे दूर फेंक देती है। ये घंटी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसकी बहन इससे नफरत करती थी। अगले दिन जब पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठी होती है, अवनी अपने पापा के साथ सौतेली माँ का बैठना बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर चली जाती है। वो पापा के कमरे में जाती है जहाँ एक क्रिस्टल बॉल पड़ी होती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक छवि उसके दिमाग में कौन जाती है। इस बार अवनी के कानों में घंटियों की आवाज गूंज उठी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए हाउस बोट के पास पहुंची और उसे एहसास हुआ कि आवाज वहीं से आ रही थी। जब वो अंदर गई तो सब तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक राक्षस उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। जैसे ही राक्षस उसके करीब आया, उसने एक तरफ इशारा किया और एक कातिल का नाम चीख कर पुकारा। इसके बाद अवनी की चीख से सन्नाटा टूट गया। राक्षस अचानक गायब हो गया और तभी उसकी बहन वहां आ गई। अवनी ने डरते हुए कहा कि उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन उसकी बहन को यकीन नहीं हुआ। तभी उनकी सौतेली माँ ने आवाज दी और दोनों बहनें उसकी तरफ देखने लगी। अवनी ने जिद करते हुए कहा कि उसकी माँ की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि असली धतलरी उसकी सौतेली माँ थी। अगले दिन दोनों बहनों ने अपनी सौतेली माँ के बारे में बात की। उसी वक्त सौतेली माँ अचानक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली कि वो शहर कुछ सामान लेने जा रही है और पूछा कि क्या अवनी उसके साथ चलना चाहेगी। अवनी ने और सुराग पाने के इरादे से हाँ कर दी और वे दोनों कार में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। अवनी की नजर सौतेली माँ के गले में लटके हार पर पड़ी। सौतेली माँ ने बताया कि यह एक पुराने मरीज का तोहफा है जो उसने उसे दिया था। फिर उसने पुराने बूढ़ों के बारे में बातें की जिन्हें वो देखभाल करती थी और जो उससे अजीबोगरीब काम करवाते थे। उसने कहा कि कभी कभी वो चाहती थी कि वो सभी जल्दी से मर जाएं। जब दोनों बात कर रहे थे, अवनी ने अचानक 3 अजीब बच्चों को देखा। उनमें से एक लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसे याद आया कि यह तो वही बच्ची थी जो उसने जंगल में मृत पाई थी। लेकिन जब उसने फिर देखा तो बच्चे गायब हो चुके थे। बाद में सौतेली माँ ने राहुल का नाम लिया और अवनी को एहसास हुआ कि राहुल भी इसी शहर में था। बहाना बनाकर अवनी ने राहुल को ढूंढने का फैसला किया। जब उसे राहुल मिला तो उसने सोचा कि शायद राहुल उस रात की आग के बारे में कुछ जानता हो। राहुल उस वक्त काम में व्यस्त था, इसलिए अवनी ने फैसला किया कि वे समुद्र तट पर रात को मिलेंगे। मगर तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई और उसने अवनी को राहुल से दूर रहने की हिदायत दी। रात में जब अवनी अपने कमरे में लौटी तो उसने अपनी बहन को बुलाया और दोनों सौतेली माँ के कमरे में गयी। वहाँ उन्हें एक अजीब बैग मिला जिसमें एनेस्थीसिया उपकरण रखे हुए थे। दोनों बहनें इस बात से हिल गईं और चुपचाप वहाँ से निकल गईं। समुद्र तट पर रात बिताने के दौरान अवनी को अजीब सा डर महसूस होने लगा।
अचानक वो किसी बुरे सपने से जागी और देखा कि राहुल वहाँ भीग रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, मगर तभी राहुल ने उसके हाथ को अजीब ढंग से पकड़ लिया। अवनी डर के मारे पीछे हट गई और राहुल अचानक गायब हो गया। अगली सुबह अवनी को खबर मिली कि राहुल का समुद्र में हादसे में देहांत हो गया था। वो सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर लौटने पर उसने अपने पापा को सब बताया, लेकिन उन्हें लगा कि अवनी बस बकवास कर रही है और उसकी बातें सुनने से इनकार कर दिया। अपने कमरे में लौटकर अवनी ने अपनी बहन से इस घटना का जिक्र किया। उसकी बहन को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अवनी की हालत देखकर उसने उसके साथ खड़े होने का फैसला किया। दोनों बहनें सौतेली माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। अवनी को धीरे धीरे अपनी माँ की मौत और घर में होने वाली अजीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई का एहसास होने लगता है। अवनी और उसकी बहन ने मिलकर सौतेली माँ की पुरानी नौकरियों के रिकॉर्ड की जांच की। एक एक करके हर शख्स से पूछताछ की तो कुछ बातें संदिग्ध लगी। आखिरकार अवनी ने अपनी सौतेली माँ का असली नाम जानने का फैसला किया। अवनी ने अपनी सौतेली माँ से इस पर सीधा सवाल किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी जब अपने पापा को ये सब बताने जा रही थी तो सौतेली माँ ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ बताया तो उसे फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। शाम को अवनी के पापा ने रिश्तेदारों के लिए एक पार्टी रखी थी। पार्टी में अवनी को अपने पापा मिले और उन्होंने उससे सौतेली माँ की मदद करने को कहा, क्योंकि उसे अकेले ये सब संभालना मुश्किल लग रहा था। इसी बीच अवनी किचन में गई, जहाँ उसकी सौतेली माँ ने उससे कचरा बाहर फेंकने को कहा। जब उसने कचरा बाहर फेंका तो अचानक उसे केचप का एक डिब्बा गिरा हुआ दिखा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की अचानक सामने आ गई और डराते हुए बोली कि अगला नंबर उसका है। रात के खाने के बाद अवनी के पापा ने गुस्से में उसे बिस्तर पर जाने को कहा। बाद में अवनी ने अपने पापा को सौतेली माँ के नकली नाम के बारे में बताया, मगर उन्होंने इसे परिवार के भले के लिए उठाया कदम मानते हुए उसे अनदेखा कर दिया और फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजने की धमकी दी। ये सब सुनकर अवनी पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन जब पापा किसी काम से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, सौतेली माँ ने उन्हें पापा को सही से बाई भी बोलने नहीं दिया, जो अवनी को काफी बुरा लगा। बाद में सब लोग राहुल को कब्रिस्तान में दफना रहे थे तो उसे छोटी लड़की को कब्रिस्तान में एक तरफ जाते हुए देखा। वो भी उसके पीछे चल दी और कब्रिस्तान में पहुंचकर एक गड्ढे में गिर गई और तभी उसने 3 कब्रों पर एक ही सरनेम लिखा देखकर उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। जब वो वापस घर आई तो उसे एक धत्ल के मामले के बारे में पता चला। जंगल में 3 बच्चों के शव मिले थे, जिनका धत्ल एक केम्प नाम की औरत ने किया था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। अचानक अवनी ने विक्टिम्स फैमिली की एक फोटो देखी और पाया कि उस औरत का हार बिल्कुल सौतेली माँ के हार जैसा था। अवनी और उसकी बहन को यकीन हो गया कि उनकी सौतेली माँ ही असल में केम्प है और उन्होंने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। लेकिन सौतेली माँ ने दरवाजे के बाहर से उनकी बातें सुन ली। वे दोनों ऊपर दूसरी मंजिल पर गए और सौतेली माँ के कमरे में जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। अवनी ने कीहोल से झांक कर देखा तो मेज पर हार रखा हुआ था। उसकी बहन ने खिड़की खोली और उसे नीचे जाकर सौतेली माँ की कार की चाबियां लाने को कहा। जैसे ही अवनी को चाबी मिली, उसने एक चीख सुनी। ऊपर पहुंची तो देखा कि सौतेली माँ के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। अवनी ने हिम्मत कर बक्सा खोलने की कोशिश की, मगर तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक लिया और हार उसके हाथ में देते हुए बोली कि वो ये सब उसके लिए ही करना चाहती थी। अवनी जैसे ही हार लेने के लिए आगे बढ़ी, सौतेली माँ ने एनेस्थीसिया की सुई तैयार कर ली। अवनी ने आखिरी कोशिश करते हुए इत्र की एक बोतल उठाई और उससे उसके सर पर हमला किया, जिससे वो गिर गई। मौके का फायदा उठाकर अवनी ने हार के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन सौतेली माँ उसका पीछा करती रही और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। सौतेली माँ ने कहा कि उसका इरादा अवनी को चोट पहुँचाने का नहीं था, मगर अवनी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। अवनी को एक मौका मिला और उसने अपनी सौतेली माँ को कमरे के बाहर बंद कर दिया, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसकी बहन जमीन पर बेहोश पड़ी है। अवनी भागकर उसके पास गई और पाया कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बेहोश करने वाली दवा दी थी। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकल रही थी, अचानक उसकी सौतेली माँ ने उसे घेर लिया, लेकिन अवनी अपनी कार से अच्छी तरह परिचित थी। उसने चालाकी से उससे पीछा छुड़ा लिया। किसी तरह वो पुलिस स्टेशन पहुंची और वहाँ पुलिस ऑफिसर को बताया कि उसकी सौतेली माँ असल में केम्प नाम की कातिल है। अवनी ने उसे बताया कि उसकी माँ का असली कातिल भी वही है। पुलिस ऑफिसर को ये सुनते ही पुराने धत्ल के केस की याद आ गई और उसने सबूत के तौर पर हार देखने का फैसला किया। पुलिस ऑफिसर ने हार को उठाया और अवनी को वहीं रुकने के लिए कहा, ताकि वे सौतेली माँ की जानकारी की जांच कर सकें। लेकिन अवनी बेचैन थी। उसने पुलिस ऑफिसर से गुजारिश की कि पहले उसकी बहन की जान बचाई जाए। पुलिस ऑफिसर ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बहन ठीक होगी। फिर वो निकल गया। कुछ देर बाद थकी हुई अवनी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ और कुछ लोग उसे पकड़ रही हैं। अवनी को सीधे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगी। फिर उसकी सौतेली माँ उसे घर वापस ले आई। जैसे ही उसकी सौतेली माँ का ध्यान दूसरी तरफ गया, अवनी ने किचन का चाकू उठाने की कोशिश की, मगर उसके छोटे हाथों से वो चाकू पकड़ने में नाकामयाब रही। हार कर वो चुपचाप बैठ गई। तभी उसकी बहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अवनी एक बार फिर बेहोश हो गई। जब अवनी ने दोबारा होश संभाला, उसने घर में खून के धब्बे देखे।
वो उन धब्बों का पीछा करते हुए बाहर गई, लेकिन धब्बे कूड़ेदान के पास जाकर गायब हो गए। उसने कूड़ेदान खोला और उसमें अपनी सौतेली माँ की लाश देखी। तभी उसकी बहन हाथ में चाकू लिए सामने आ गई। अपनी बहन को देखकर अवनी घबरा गई और उसे गले से लगा लिया। तभी उसके पापा वापस आ गए और अवनी से पूरी कहानी पूछी। उसने बताया कि उसने और उसकी बहन ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन पापा ने उसे रोका और बताया कि उसकी बहन की तो बचपन में ही आग में जलकर मौत हो गई थी। ये सुनकर अवनी सन्न रह गई। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो पाया कि चाकू दरअसल उसके अपने हाथ में था। अवनी की नजर मिरर पर पड़ी, जहाँ वो खुद को अकेला खड़ा देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहन असल में है भी या नहीं। उसके जहन में एक एक कर सारी घटनाएं ताज़ा हो उठी। उस रात अवनी को याद आया जब वो अपने घर लौटी थी और उसने अपने पापा और सौतेली माँ को एक साथ देखा था। गुस्से में उसने केरोसिन का लैंप उठाया और उसे मेज पर रख दिया। उसके इरादे खतरनाक थे। उसने तय कर लिया था कि वो किसी तीसरे शख्स को इस घर में रहने नहीं देगी। लेकिन उसकी बहन की अचानक मौजूदगी ने उसका ध्यान भटका दिया और अवनी ने बिना सोचे केरोसिन का नल बंद करना भूल गई। जैसे ही उसकी बहन ने दरवाजा बंद किया, लैंप की लौ ने गैसोलीन तक पहुंचकर आग पकड़ ली। धमाका इतना जबरदस्त था कि अवनी का होश और याददाश्त दोनों चला गया। ये सब समझते ही अवनी को यकीन नहीं हुआ कि उसकी सो कॉल्ड बहन का कोई वजूद ही नहीं था। वो तो उसके अपने गिल्ट का हिस्सा थी। अवनी की यादों में उसका लवर राहुल भी था। दरअसल उस रात दोनों की मुलाकात हुई थी और राहुल ने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की थी, मगर सच्चाई अवनी के लिए इतनी कड़वी थी कि उसने राहुल को समुद्र में धकेल दिया था। आज भी उसकी बाह पर राहुल के हाथों के निशान बने हुए थे। पुलिस ऑफिसर उसके पापा के पास आया और बोला, अवनी को हमें अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाना होगा। उसके पापा बस खामोश रहे। कुछ समय बाद अवनी फिर से मेंटल हॉस्पिटल लौट आई। डॉक्टर ने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जो आपने करने को कहा था। इस बात से साफ हो गया कि वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और उसके इस बार बाहर आने का मकसद शायद कहानी को अपने तरीके से पूरा करना था। उसी दिन हॉस्पिटल में उसके एक साथी मरीज ने अवनी को घूरते हुए कहा, घर में आपका स्वागत है। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अवनी असल में केम थी, 3 बच्चों की खूंखार हातिल। अवनी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई और इसी मुस्कान के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।